नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। बात एक बार फिर से करेंगे चीन की चाल की। चीन ने एक बार फिर से एक ऐसी चाल चली है जो वाकई उसकी सोच पर, उसकी करनी पर सवाल खड़े कर रही है। ये वही चीन है जिसने कुछ महीने पूर्व ही, आपको याद होगा, भारत को एनएसजी में शामिल होने पर इसलिए उंगली उठाई थी क्योंकि भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उसी चीन ने किस तरीके से एनपीटी के नियमों का उल्लंघन किया है, एनपीटी के नियमों को धत्ता करार दिया है, उसकी बानगी आई है सामने। चीन ने एनपीटी का सदस्य होने के बावजूद पाकिस्तान को अब तक 2004 से अब तक 6 परमाणु रिएक्टर बेचे हैं। सीधे तौर पर एसीए यानी आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन, वॉशिंगटन की यह संस्था है जिसने ये कहा है कि चीन की ये चाल, चीन का ये कदम चीन को सीधे तौर पर कटघरे पे खड़ा कर रहा है। अब चीन के इस कदम पर भारत का क्या रुख होगा? क्या चीन अपनी इस चालबाजी की सफाई दे पाएगा? इसी मसले को हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे। कुछ ही पल में मेरे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ करते हैं। एनपीटी कानून को ताक पर रखकर चीन ने की पाकिस्तान से डील। पाकिस्तान को बेचा परमाणु रिएक्टर। एनएसजी में हिंदुस्तान का विरोध करने वालों, कहां हो तुम? क्या तुमको चीन की ये चालबाजी नहीं दिखती? बुलाओ एनएसजी की बैठक, करो फैसला। कौन है मानवतावादी और कौन है आतंकवादी? कौन परमाणु का गलत प्रसार कर रहा है, कौन एनएसजी की साख पर बट्टा लगा रहा है? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी कि एनएसजी में भारत का विरोध करने वाले चीन की पोल खुल गई। चीन अपनी ही चाल में मात खा गया है। ड्रैगन का पाकिस्तान प्रेम जग जाहिर है, लेकिन इस बार तो उसने सारी हदें पार कर दी। ड्रैगन ने पाकिस्तान को 3 परमाणु रिएक्टर बेचे हैं, जो कि मानवता के लिए खतरा है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन यानी कि एसीए ने चीन के इस कदम को एनपीटी का उल्लंघन बताया है। एसीए ने कहा कि चीन ने ऐसे देश को रिएक्टर बेचा है जो परमाणु का इस्तेमाल सिर्फ एटम बम बनाने के लिए करता है। याद कीजिए सियोल की बैठक, जहां भारत को एनएसजी में सिर्फ इसलिए सदस्यता नहीं मिल पाई थी क्योंकि भारत ने एनपीटी यानी कि परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तब चीन ने कहा था कि बिना एनपीटी के एनएसजी में प्रवेश परमाणु अप्रसार की कोशिशों को धक्का है। लेकिन ड्रैगन ने जो किया, ये तो एनपीटी के मुंह पर मुक्का है। चीन ने तो एनपीटी पर दस्तखत किए हैं, फिर भी उसने जानबूझकर एनपीटी का उल्लंघन किया। क्या एनपीटी का कानून चीन पर लागू नहीं होता? क्या चीन के लिए एनपीटी में विशेष प्रावधान है, या फिर चीन एनपीटी को कुछ समझता ही नहीं? क्या चीन की इस जरूरत पर एनएसजी और एनपीटी के देश कोई कार्रवाई करेंगे? क्या चीन के लिए एनएसजी के दरवाजे बंद नहीं कर देने चाहिए? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के हर उस देश को है जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत किए हैं। एनएसजी के सदस्य देशों, तुम्हारी पहचान खतरे में है क्योंकि तुम्हारी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दुनिया भर में तुम्हारा मजाक बना है। कुछ करो। राजापाल, ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल तो यही है कि अब वो देश कहां हैं जो चीन के साथ उस वक्त खड़े थे जब भारत को एनएसजी में शामिल ना करने के लिए चीन तमाम तरीके की दलीलें दे रहा था। आज उसी चीन ने किस कदर एनपीटी के नियमों का उल्लंघन किया है, किस कदर उस देश को, जिसका तो अस्तित्व ही परमाणु वेपन्स, एटॉमिक एनर्जी को बढ़ावा देकर परमाणु रिएक्टर्स के जरिए तमाम तरीके के परमाणु हथियार बनाने में है, उस देश को चीन ने परमाणु रिएक्टर सौंपकर एनपीटी पर ही एक बड़ा तमाचा जड़ दिया है। इस बीच चलिए हम कुछ खास बातें आपके बीच रखते हैं, उसके बाद हम इस पहलू पर कुछ और चीजें समझेंगे। ड्रैगन की जो परमाणु तस्करी है, दरअसल चीन ने पाकिस्तान को परमाणु रिएक्टर उपलब्ध कराए। चीन का यह कदम एनपीटी का उल्लंघन है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की रिपोर्ट में इस चीज का खुलासा हुआ है। 2004 से लेकर अब तक चीन ने 6 परमाणु रिएक्टर्स पाकिस्तान को दिए हैं। नियम के मुताबिक एनएसजी सदस्य देश किसी भी देश को सिर्फ 2 रिएक्टर ही बेच सकता है, जबकि चीन ने 6 परमाणु रिएक्टर्स पाकिस्तान को दिए हैं। रिएक्टर खरीदने वाले देश उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। पाकिस्तान से तो हम ये उम्मीद रख ही नहीं सकते, जबकि पाकिस्तान परमाणु का इस्तेमाल सिर्फ एटम बम बनाने के लिए ही करता आया है।
और चलिए स्वागत करना चाहूंगी स्टूडियो में इस वक्त एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अब जो ये कदम चीन का हम देख रहे हैं सामने, एसीए ने ये रिपोर्ट जो दी है, क्या हम एक सवाल जो जहन में आ रहा है, बड़ा कॉमन सा सवाल है कि क्या एनपीटी के जो भी नियम कानून है वो चीन पर लागू नहीं होते, और अगर ऐसा नहीं है तो अब वो देश कहाँ है जो एक समय में भारत को एनएसजी में शामिल करने के लिए इसी दलील को देकर चीन के साथ खड़े हुए थे। इसमें देखने वाली बात अलग है। देखने वाली बात यह है कि चीन आज एक ऐसा विश्व का देश है जो कि अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहता है और यह भी चाहता है कि पूरा विश्व इस बात को समझ ले कि वो चाहे जो मनमानी करेगा और कोई उसको रोक नहीं सकता है। और दूसरी बात उसमें यह है कि इंडिया के खिलाफ कोई भी काम वो करने को तत्पर है, क्योंकि वो इंडिया को अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर समझता है और यह समझता है कि एशिया में अगर इंडिया इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा तो शायद चीन का वर्चस्व इतना जल्दी विश्व में न फैले। तो ये उसका इंटरेस्ट है और इस इंटरेस्ट के तहत काम करता है। और जहां तक एनएसजी का सवाल है, इसमें जो 6 देशों ने भारत को अपोज किया था, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, चाइना तो था ही, साउथ अफ्रीका और टर्की, ये देश ऐसे देश हैं जिनको मैं ये समझता हूं कि वो शायद कुछ इंडिया से दूर रहने के लिए उनको शायद हॉबी है या क्या है, क्योंकि उनसे इंडिया का कोई कन्फ्रंटेशन ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। न तो वो चीन के साथ खड़े हैं और दूसरी बात यह भी है कि न तो पाकिस्तान के हमदर्द हैं। टर्की तो पहले, ये अभी कू के पहले, यह एक सेक्युलर देश माना जाता था और उसी तरीके से आयरलैंड है। आयरलैंड का कुछ भी लेना देना नहीं है इस्लाम से, लेकिन ये देश भी शायद किसी अपने एक शो ऑफ के लिए खड़े थे। मैं कहना ये चाहता हूं कि चीन से कोई चीज एक्सपेक्ट करना कि वो भारत के लिए कुछ अच्छा काम करेगा या भारत को सपोर्ट करेगा या भारत के लिए डिस्ट्रक्टिव काम नहीं करेगा, ये तो नामुमकिन सी बात है, एक। और दूसरा, भारत के खिलाफ वो कोई भी काम करेगा जहां पर उसको ये लगता है कि भारत को डिस्ट्रॉय कर सकता है, रोक सकता है, चेक कर सकता है, डिस्टेबलाइज कर सकता है, उसी तरीके से वो पाकिस्तान के साथ भी मिलकर भारत के खिलाफ कोई काम करेगा। यहाँ पे लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है सर कि 2004 में ये शामिल हुआ है, चीन सीधे तौर पर एनएसजी में शामिल हुआ। ये डील 2003 से शुरू हुई है। 2003 से लेकर 2013 के बीच में इन्होंने 6 परमाणु रिएक्टर्स दिए। ये अपनी तरफ से सफाई देते हैं कि हमारी डील तो पहले हो गई थी, तो डील में 2 न्यूक्लियर रिएक्टर देना तो समझ में आता है, लेकिन बाद में जब लगातार चाइना पाकिस्तान को न्यूक्लियर रिएक्टर सप्लाई कर रहा था, उस वक्त तमाम देश क्यों सोए हुए थे? वो देश तब कहां थे जो एनएसजी और एनपीटी के सदस्य देश हैं? उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं कोई आवाज उठाई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर? एक इसमें फर्क है। फर्क यह है कि जब इंडिया ने एप्लीकेशन दिया कि हम एनएसजी का मेंबर होना चाहते हैं और पाकिस्तान ने भी एप्लीकेशन दिया कि एनएसजी का मेंबर होना चाहते हैं, तो प्रक्रिया अलग थी। उसमें प्रक्रिया थी कि वहां पर कॉन्सेंसस से मेंबरशिप दी जाती है और उसमें कॉन्सेंसस नहीं बना, उसी तरीके से पाकिस्तान का भी नहीं बना। और फिर चीन ने कहा कि ये बाय नॉर्म होनी चाहिए। बाय नॉर्म माने ये कि एनपीटीसी फर्स्ट और नॉन प्रोलिफरेशन टीटी फर्स्ट, उसके बाद मेंबरशिप। तो ये तो एक बहाना है। दूसरा, चीन के खिलाफ आज जितने वहां पर 48 न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर्स हैं, उसमें ऐसा कोई भी देश नहीं, इंक्लूडिंग अमेरिका, जो चीन से पंगा लेना चाहे कि भाई इसको हम क्यों छेड़ें, क्योंकि तमाम ऐसी बातें हैं जहां पर वो कॉन्फ्रंटेशन साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में और यहां तक कि और जगहों पर भी इसका कॉन्फ्रंटेशन है। और इसलिए कोई इससे चीन से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते थे, न तो एनएसजी की मीटिंग बुलाना चाहते थे और न तो उसको एक्यूज करना चाहते थे। यह जो एक डिप्लोमेटिक अप्रोच है और चीन के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस के कारण मैं समझता हूं कि यह एक बुजदिली का निशान है पूरे विश्व के लिए। और अगर ये यही करते रहेंगे तो चीन अगर वो सुपर पावर होगा यूनिपोलर वर्ल्ड का, तो सबको उतनी तकलीफ होगी। 48 मेंबर जो हैं उनको उतनी तकलीफ होगी जितना
कभी भी नहीं हुई थी। निश्चित रूप से। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि चीन का ये कदम भारत के लिए कितना बड़ा नुकसान साबित हो सकता है, और अगर कोई नुकसान होने वाला है तो क्या भारत इस नुकसान से निपटने के लिए तैयार है। स्टोरी से ब्रेक के बाद। तो आज हम एक बार फिर से बात कर रहे हैं चालबाज चीन की, जिसने एनपीटी के नियमों का उल्लंघन करते हुए सीधे तौर पर पाकिस्तान को 6 परमाणु रिएक्टर बेचे हैं। उस पाकिस्तान को जिसका मकसद ही एटम बम्स बनाना है इन परमाणु रिएक्टर्स के जरिए, जिसे एआईए की तरफ से किसी भी तरीके से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, जो उनके मानकों पर खरा नहीं उतरता है। ऐसे में चीन का पाकिस्तान को परमाणु रिएक्टर देना चीन के लिए गलत तो है ही, साथ ही साथ भारत के लिए कितना बड़ा नुकसान है ये हम समझने की कोशिश करते हैं बीडी मिश्रा जी से। बीडी मिश्रा जी, चीन अपनी चालबाजियों से कभी बाज नहीं आएगा। चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है, ये जो दोस्ताना है कितना गहरा है वो दुनिया जानती ही जानती है, लेकिन इन सबके बीच भारत जो अब समझ रहा है कि चीन कभी भी हिंदी चीनी भाई भाई की लाइन पर चला नहीं है, इस खबर के आने के बाद भारत के लिए कितना बड़ा नुकसान आने वाला वक्त लेकर आ सकता है, या उस नुकसान से क्या हम पार पाने की तैयारी में हैं? देखिए, अभी जो सिचुएशन बन रही है भारत की, वो कुछ इस तरीके से है जैसा बाइपोलर वर्ल्ड था। यूएसएसआर था और अमेरिका, जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी अलग अलग थे। ईस्ट जर्मनी रशिया के साथ, यूएसएसआर के साथ था। इनकी टैंकें आमने सामने खड़ी होती थी। नेटो और सीटो का कन्फ्रंटेशन था। आज कुछ उस तरीके का माहौल बन रहा है और भारत को अपनी तैयारी, पर्टिकुलरली अपने को डिफेंड करने के लिए ऐसे लेवल पर करना पड़ेगा जहां पर वो चाइना और पाकिस्तान को ब्लडी नोज दे सके। इसमें कोई शक नहीं। ये इसमें कुछ छुपा के कहने की बात नहीं है, क्योंकि ये मौका ऐसा है जहां पर चीन और पाकिस्तान कोई भी ऐसा, आप पाकिस्तान का तो देख रहे हैं क्या कर रहा है कश्मीर में। अभी राजनाथ सिंह जी का विरोध कर रहे हैं वहां पर, जो हाफिज सईद है, इनका टेररिस्ट लीडर है, वो अपने प्राइम मिनिस्टर को बता रहा है कि तुम इनको मत आने दो। तो ये जो आज के दिन में कन्फ्रंटेशन का लेवल एशिया में आ गया है, चीन एंड पाकिस्तान ऑन वन साइड और इंडिया दूसरे साइड पर, तो इंडिया को अपनी तैयारी इतनी करनी पड़ेगी कि वहां पर जो चीन इन्फिल्ट्रेशन कर देता है, अभी उत्तराखंड में हुआ था और वहां पर भी यही बातें होती हैं। तो हमको अपनी मिलिट्री तैयारी इतना करना पड़ेगा कि हम चीन को और पाकिस्तान को यह बता के रखें कि अगर तुम अपनी सीमा पार करोगे तो तुमको ब्लडी नोज मिलेगा। यह एक आ गया है मौका। अब इसमें 6 रिएक्टर आ जाएं, 10 आ जाएं, चीन के पास, पाकिस्तान के पास 2000 न्यूक्लियर वेपन्स के हो जाएं या 2000 एटॉमिक बम हो जाएं, लेकिन हमारी कैपेबिलिटी तीनों कॉन्फ़िगरेशन में और हमेशा सेकंड स्ट्राइक, थर्ड स्ट्राइक की होनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर यह होगा तो डिटरेंस मुकम्मल होगा। सर, आपकी बात से ऐसा जो मैं समझ पा रही हूँ, जो प्रोएक्टिवनेस की बात हो रही है, जो हमेशा से आप सभी रक्षा विशेषज्ञ कहते रहे, लेकिन जो हालिया दौर में हमने देखा है कि तमाम तरीके से हमारे देश के अंदर भी राजनीतिक उथल पुथल मचती है जब कोई भी सरकार हो, वो इट कुड बी फ्रॉम बीजेपी और इट कुड बी फ्रॉम कांग्रेस, कोई भी सरकार हो, वो एक दूसरे पे क्वेश्चन करने लगते हैं। कई तमाम तरीके से पॉलिसीज को रिफॉर्म करने की बात होती है, तमाम तरीके से अगर कोई स्ट्रांग एक्शन ले लिया जाता है तो उस पर सवाल खड़ा हो जाता है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि चीन और पाकिस्तान को संयुक्त रूप से भारत कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज दे पाएगा, और जिस तरीके से आपने बात की कि टिट फॉर टैट वाला जो सब्जेक्ट हम बार बार कहते हैं, उसको क्या इंप्लीमेंट कर पाना भारत सरकार के लिए आसान है? देखिए, भारत के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज का है वो उसकी इंटरनल सिक्योरिटी और यहाँ पर जो अपोजिशन पॉलिटिक्स है या वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ये दोनों भारत के लिए इंटरनल बड़े प्रॉब्लम हैं। और इसका सोल्यूशन तो पॉलिटिकल ही सोल्यूशन हो सकता है, इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता है और न तो कोई बाहर से सजेस्ट कर सकता है, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज उनको तो यही रहता है कि किसी तरीके से हम पावर में आए। तो जब से यह सरकार आई हुई है, इनके कदम अच्छे हैं, इनकी पॉलिसीज अच्छी हैं, इंटरनेशनल एरेना में बहुत अच्छा सपोर्ट आया है और यहाँ पर जो हमारा एक
इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेटर हो रहा है। यहाँ तक कि मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोई कह रहा था कि टीवी चैनल बंद हो रहे हैं, तो मैंने कहा भाई क्यों बंद हो रहे हैं, इकॉनमी तो बूम कर रही है। तो उन्होंने कहा क्योंकि ब्लैक मनी का बड़ा मुश्किल हो गया एडजस्टमेंट। तो अगर ऐसी बात, सॉरी मैं एक चैनलों के बारे में कह रहा हूं, तो अगर ऐसी बात है तो सरकार कुछ कर रही है, लेकिन सरकार का जिस तरीके से अपोजिशन है ये तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। लेकिन ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम, वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये आपके एक्सटर्नल डिफेंस को भी अफेक्ट करता है, ये मानना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि आप अपने बॉर्डर के डिफेंस को या आपके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके एग्रेशन को रोकने के लिए आपको इंटरनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपकी इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसको अच्छा करना पड़ेगा। निश्चित रूप से सार्क सम्मेलन में जाने वाले हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह, क्या एक बेहतर प्लेटफॉर्म हो सकता है इस सब्जेक्ट को उठाने के लिए? देखिए, वहां पर साइड टॉक्स तो होती हैं, कहीं पर भी कोई नेता जाते हैं तो जो वहां पर मुद्दा होता है उस पर बात होती है, उसके साथ साथ बातें और भी होती हैं। मैं जरूर समझता हूं कि हमारे गृह मंत्री जी, उनको बहुत तजुर्बा है और आज के दिन में दो ऐसी बातें हैं जो कि उठा सकते हैं। एक तो जिंदा पाकिस्तानी पकड़ा गया है कश्मीर में, आतंकी, और खुद कह रहा है कि मैं पाकिस्तानी हूं। हालांकि वो पाकिस्तानी तो हमसे ये कहा करते हैं, पिछली बार भी पाकिस्तानी पकड़ा गया था, कसाब पकड़ा गया था, उन्होंने हमसे ये कहा कि हमारे यहाँ तो नाम ही कसाब नहीं होता है। तो पाकिस्तान तो उसको डिनाई करेगा, एक बात। दूसरी बात, जो 1000 पेजेस का डोसियर मिला है उनको, उसको भी पाकिस्तान कहता है कि इसके क्या माने हैं, कोई नहीं। और वहां पर जो वहां की टीम यहां पर पठानकोट में आई, वो भी कह रहे थे आई वॉश है। तो पाकिस्तान डिनायल मोड में रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान का एम ही यही है कि आपके ऊपर हमला करता रहे, छद्म युद्ध करता रहे, लो इंटेंसिटी वॉरफेयर करे और कश्मीर को बॉइलिंग पॉइंट पर रखे। तो ये तो उसकी पॉलिसी है, तो डिनाई करता रहेगा। लेकिन आवश्यक है कि हमारे गृह मंत्री जी इन सवालों को उठाएंगे और ये भी है कि गृह मंत्री जी इसको सबूत के साथ बताएंगे। बिल्कुल। और ये जो कदम चीन की तरफ से उठाया गया है, ये जो चालबाजी चीन की तरफ से की गई है, क्या हम इसे अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हैं आने वाले वक्त में एनएसजी के मसले पर, एनएसजी में शामिल होने को लेकर? क्या हम ये बात सीधे तौर पर रख सकते हैं कि जब चीन ने एनपीटी का उल्लंघन किया है तो फिर हम तो भारत के लिए एनएसजी का रास्ता साफ होना चाहिए, चीन जैसे देशों के लिए कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए? क्या एक बड़ा हथियार भारत के हाथ में आ गया, हम ये भी समझ सकते हैं? देखिए, इन संस्थाओं का जो प्रोसीजरल जो इनका एनवायरनमेंट है वो इससे कहीं अलग है, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें डिस्कस नहीं होगी और न तो भारत उसका मेंबर है कि वहां मीटिंग में उठा सके, एक बात। और दूसरी बात यह है कि न तो भारत ये कह सकता है कि चीन ये गड़बड़ कर रहा है, इसलिए इसको कोई राइट नहीं है अपने कॉन्सेंसस न देने का, और लोग माने भी नहीं। मैं यहाँ पर आइसलैंड, आयरलैंड ऐसे देश हैं जिनको कुछ लेना देना नहीं है और वो भी कह रहे हैं कि भारत को नहीं आना चाहिए। और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का इनसे दूर दूर से कुछ लेना नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं है। तो ये जो एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इसमें कहीं ना कहीं चीन जो है वो काफी आगे बढ़ रहा है और चीन इसी दिशा में बढ़ रहा है कि वो यूनिपोलर वर्ल्ड का सबसे पावरफुल स्टेट बने। तो भारत को क्या करना चाहिए? लास्ट कमेंट। भारत को दो चीजें करनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि अपना इंटरनल सिस्टम जो सिक्योरिटी का है इसको ठीक करें, पहला। और दूसरा, बॉर्डर पर हमारी फौजों का जो कम्युनिकेशन उनके लिए है, बॉर्डर तक पहुंचने का मोबिलाइजेशन में, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। नेटवर्क ऑफ रोड और कम्युनिकेशन ये बेस्ट होना चाहिए। उसी के साथ साथ हमारा न्यूक्लियर डिटरेंस फर्स्ट, सेकंड स्ट्राइक, थर्ड स्ट्राइक के लिए कैपेबल होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिडी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे बीच रखने के लिए। कुल मिलाकर चीन की चालबाजी के लिए खुद थोड़ा सा चालबाज होने की जरूरत है। कहते हैं ना कि जैसे को तैसा वाले नियम पर जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक चाइना और पाकिस्तान जैसे दो बड़े दुश्मनों के दांत खट्टे नहीं कर सकेंगे। हालांकि कई बार ऐसा हुआ है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ने मुंह की खाई है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें उनके दांत खट्टे करना जरूरी है और इसीलिए जैसे को तैसे वाले ही नियम पर भारत को चलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।